हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम कवर कर रहे थे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्र का सितंबर महीने का, और उसमें हमने कवर कर दिया था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश की जितनी भी घटनाएं थी उसको हमने कवर कर दिया था। जो रिमेनिंग पोर्शन है प्रतियोगिता दर्पण के करंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बचे हुए हैं खेलकूद वाले, जिसमें कि खासकर ओलंपिक वाले गेम से संबंधित जो न्यूज है वो, और उसके बाद पर्सनल न्यूज, कुछ पुस्तकें, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, और लास्ट में हम कवर करेंगे आर्थिक परिदृश्य को। तो ये सारी खबरें को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला जो न्यूज है वो खेलकूद से है। अच्छा, जो पहला वीडियो अभी तक अगर आपने में से किसी ने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके पहला वीडियो देख सकते हैं। सितंबर महीने का डाला हुआ है। अगर वहाँ नहीं मिलता तो आपको मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वो न्यूज़ आपको पढ़ना है जो आपके इंडिया से रिलेटेड है, अर्थात जिसमें इंडिया वन ऑफ द पार्टिसिपेंट रहा हो। ठीक है, वैसे जानने के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। बांग्लादेश जिम्बाब्वे श्रृंखला नॉट रिकॉर्ड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ यू वांट आप वीडियो को पॉज करके उससे पढ़ लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज श्रृंखला सीरीज। अब आइए, जो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है भारत श्रृंखला, भारत श्रीलंका का जो श्रृंखला है उसको देखते हैं। तो भारत और श्रीलंका की जो श्रृंखला 2021 का था उसमें तीन मैच, दो फॉर्मेट में मैच होने थे। एक तो वनडे मैच होना था और दूसरा T20 मैच होना था। जो सबसे खास बात ये रही कि जो श्रीलंका वाला टीम जो गया था उसमें विराट कोहली कैप्टन नहीं थे, ना वनडे के थे और ना ही T20 के थे। तो इसमें जो कैप्टनशिप था वो शिखर धवन को दिया गया था, और शिखर धवन के नेतृत्व में ही टीम को भेजा गया था श्रीलंका। और इसमें आप देखेंगे कि तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो शिखर धवन ने किया था, राइट। दूसरी चीज़ की वनडे के जो मैच हुआ था, 3 मैच टोटल थे। 3 मैच में भारत ने 2 जीता, 1 हार गया। तो श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीत लिया। तो वनडे का श्रृंखला तो 2-1 से जीत लिया। लेकिन अगर T20 की अगर हम बात करें तो T20 में ठीक इसका उल्टा हो गया। भारत 1 मैच जीता और श्रीलंका 2 मैच जीत गया। तो इस तरीके से भारत जो है T20 वाला श्रृंखला हार गया और श्रीलंका जीत गया। और ये सारे के सारे जो मैच था वो कहाँ हुआ था, कोलंबो में हुआ था। और कोलंबो के किस स्टेडियम में हुआ था, प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया था। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है जो न्यूज़ है आपका फुटबॉल से। 28 वर्षों के अंतराल के पश्चात अर्जेंटीना कोपा अमेरिका कप का विजेता बना। ओके, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कोपा अमेरिका कप। कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है, तो कोपा अमेरिका कप का संबंध है फुटबॉल से, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, कोपा अमेरिका कप जो 47वें कोपा अमेरिका कप का आयोजन किया गया उसका विजेता कौन बना, तो अर्जेंटीना बना। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि 47वें कोपा अमेरिका कप का विजेता कौन हुआ, अर्जेंटीना हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, एक पॉइंट यहां जो आपको ध्यान में रखना है कि आगामी अर्थात 48वें कोपा अमेरिका फुटबॉल का जो आयोजन 2024 में होगा, ये पॉइंट आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है यूएफ यूरो कप। ठीक है, तो UEFA यूरो कप जो है ये कहाँ है, यूरोपीय फुटबॉल के प्रतिष्ठित 16वें यूरो कप। तो यूरो कप का संबंध है वो किससे है, फुटबॉल से है। तो कौन से कप का संबंध किस खेल से है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है, खास करके SSC, रेलवे एंड इवन BPSC में भी इस तरह के प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि जैसे यूरो कप पूछ देगा तो किससे है, फुटबॉल से है, और कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। ओके, तो इस कप का विजेता कौन बना, यूरो कप 2020 का विजेता इटली बना। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यूरो कप का विजेता अर्थात यूरो कप 2020 का विजेता कौन हुआ, इटली हुआ, और यूरो कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यूरो कप के विजेता इटली टीम ट्रॉफी के साथ, आप पिक्चर में देख सकते हैं UEFA यूरो कप 2020, और विजेता कौन हुआ, इटली। ये पूरा हिस्ट्री है 1960 से लेकर यूरो कप विजेता का पूरा लिस्ट दिया गया है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेनिस की। इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो विंबलडन से है। अब विंबलडन आपको मालूम है टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रैंड स्लैम, फिर एक बार मैं बोलता हूँ, जिस तरह से यूरो कप आपने देखा फुटबॉल से, कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से, तो ग्रैंड स्लैम शब्द का जो संबंध है वो किससे है। आप
क्वेश्चन पलट के देखिएगा तो आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे। तो ग्रैंड स्लैम शब्द का जो संबंध है वह टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। तो आप यहाँ देखिए, यह न्यूज है विंबलडन से। नोवाक जोकोविच और एशले वार्टी एकल खिताबों के विजेता बने। मेंस सिंगल की अगर हम बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच विजेता बने हैं, और वहीं विमेंस सिंगल्स की बात करेंगे तो एशले वार्टी, और एशले वार्टी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो एशले वार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं, वहीं नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। तो विंबलडन के विजेता कौन बना? विंबलडन 2021 का विजेता मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच, और महिला सिंगल्स की अगर बात करेगा अर्थात महिला एकल की बात करेगा तो एशले वार्टी जो ऑस्ट्रेलिया से। कभी कभी देश भी पूछ देता है कि फलाने खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। तो टेनिस के वर्ष 2021 के तीसरे ग्रैंड स्लैम, अब तीसरा ग्रैंड स्लैम बोल रहा है, इसका मतलब इससे पहले 2 हो गया है। तो कौन कौन हो गया है यहाँ देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन व फ्रांसीसी ओपन। तो जो ग्रैंड स्लैम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांसीसी ओपन, विंबलडन, और लास्ट में कौन बच जाता है? अमेरिका ओपन। तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन जिसको हम फ्रांसीसी ओपन बोलते हैं, तीसरा विंबलडन, एंड चौथा अमेरिका ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम को आपको ध्यान में रखना है। सो विंबलडन के विजेता कौन हुए? विंबलडन 2021 सिंगल्स, मेन सिंगल के विजेता नोवाक जोकोविच, और फीमेल्स सिंगल्स की अगर बात करेगा तो एशले वार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। यहाँ आप लिस्ट देख सकते हैं, ये लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। पुरुष सिंगल्स नोवाक जोकोविच, और उप विजेता कौन हुए? माटेया बेरेटिनी जो कि इटली को है। ठीक है, तो ये लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। पुरुष सिंगल्स, महिला सिंगल्स, पुरुष युगल्स मतलब जोड़ी में जो खेल होता है, डबल्स जिसको बोलते हैं। तो पुरुष डबल्स अर्थात मेंस डबल्स की अगर बात करेगा, एग्जाम में पूछता है, तो निकोला मैक्टिक व मेट पैबिक, ये दोनों क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं। तो निकोला और मेट याद रखिए, या निकोला और पैबिक याद रखिए, जो भी आपको आसान होता है उसको याद रखिए। तो निकोला और पैबिक दोनों जो हैं क्रोएशिया के हैं। तो आपको बस वहाँ जाकर के ऑप्शन में नाम मिल जाएगा, आपको टिक लगाने हैं। ठीक है, तो आपसे कोई वर्बली नहीं पूछने वाला। सो आप कोई भी कोडवर्ड यूज कर लीजिए। निकोला पूरा याद नहीं रहेगा आपको, तो निकोला और पैबिक या निकोला और मेट कुछ भी याद रख लीजिए। सो पुरुष युगल्स की अगर बात करता है, कभी कभी पुरुष युगल्स और महिला युगल्स भी पूछ लेता है। महिला युगल्स की अगर हम बात करें अर्थात महिला डबल्स, विमेंस डबल्स की बात करें तो हसी सुहबी जो चीन ताइपे व एलिसे मेटिस बेल्जियम की हैं। तो एलिसे मेटिस बेल्जियम की और हसी सुबी ये हैं चीन ताइपे की। तो ये हैं विजेता महिला डबल्स की। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। विंबलडन की हम बात कर रहे हैं, और ये कब हुआ था? 28 जून से लेकर के 11 जुलाई 2021 तक लंदन में हुआ था। तो ये पूरा लिस्ट आपको दे दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। आइए, फार्मूला 1 रेस से तो हमको कौन क्या जीत रहा है उससे मतलब नहीं है। फार्मूला 1 से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वैसा जनरली नहीं पूछा जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स, अब यहाँ जो आपको एक वर्ड घेरा हुआ है ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड स्लैम का संबंध हमने आपको किससे बताया था? टेनिस से। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि ग्रैंड प्रिक्स का संबंध किससे है, तो ग्रैंड प्रिक्स का संबंध फार्मूला 1 से है। क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, अगर दे दिया जाएगा कि ग्रैंड प्रिक्स, और सबसे पहले आपको टेनिस मिलेगा ऊपर में, फार्मूला 1 सबसे नीचे में कर देगा, तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने की संभावना बनी रहती है। तो ग्रैंड शब्द सुन के नहीं, ग्रैंड स्लैम टेनिस से, ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 से, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ग्रैंड प्रिक्स का संबंध फार्मूला 1 रेस से। फार्मूला 1 रेस आपने देखा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में 4 जुलाई 2021 को रेड बुल लीग में संपन्न ऑस्ट्रेलिया फार्मूला 1 रेस में रेड बुल टीम के एक एम वर्स्टापेन विजेता रहे। तो एम वर्स्टापेन इसका विजेता रहे। तो आपको जो वर्ड याद रखना है वो ग्रैंड प्रिक्स याद रखना है। ग्रैंड प्रिक्स का संबंध किससे है? तो फार्मूला 1 रेस से है। बाकी अगर उनका नाम याद रख लिए तो बहुत बढ़िया। अब आइए, जिस न्यूज़ का आपको बेसब्री से इंतजार था वो है टोक्यो ओलंपिक। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक एक ऐसा इवेंट है जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आने वाला है, फोर्थ कमिंग जितने भी एग्जाम हैं वहाँ से एक क्वेश्चंस आपको निकल के सामने आएगा। तो आइए पूरा डिटेल में कवरेज कर देते हैं इसको, पूरा कि किस तरीके से पूरा ये रहा। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 था। ये क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020। अब ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में जब हुआ तो व्हाई नॉट इट्स नेम वाज चेंज्ड फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक 2020 से 2021 क्यों नहीं कर दिया गया इसको? देखिए, ये प्लान था 2020 में, और ये हर एक 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तो चूंकि कोविड जब स्प्रेड हुआ था तब इसको टाल दिया गया था,
और ये टोक्यो कहाँ है? जापान में है। तो ये सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। कौन था? 32वां, नंबर याद रखिएगा 32। और जो 33वां होगा उसको भी हम बताएंगे कि कहाँ आयोजित किया, वो लास्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इसका जो शेड्यूल पीरियड था, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इसका शेड्यूल था। और इसमें भारत की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 जो है ब्रॉन्ज, अर्थात कांस्य सहित कुल 7 पदक भारत ने इस खेल में जीते, जो कि अब तक किसी भी ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या से अधिक है। भारत ने 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि कहाँ हुआ आयोजन? टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ है? जापान में। टोटल कुल कितने पदक भारत ने जीता? 7। और 7 का ब्रेकडाउन अगर कीजिएगा 7 का, तो उसमें से 7 का अगर आप ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो 7 में से 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। सो दिस वाज द कॉन्फिगरेशन दैट वाज वॉन बाय इंडिया, राइट। और ये सब अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा इंडिया का। इससे पहले बेस्ट परफॉर्मेंस लंदन में ओलंपिक में हुआ था, जब 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, ठीक है। और ये नीरज चोपड़ा है एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले, जो 1 गोल्ड है ये इन्होंने ही जीता है जेवलिन थ्रो में, ठीक है। तो लंदन ओलंपिक नीरज चोपड़ा जो है एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। आगे देखिए, आगे क्या है न्यूज में। भारतीय खिलाड़ियों में ने कई कीर्तिमान टोक्यो ओलंपिक खेलों में स्थापित किया। हरियाणा के 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक, इनका खेल भी याद रखिएगा। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन गोल्ड जीता, सिल्वर जीता या कांस्य जीता, ये सब ना पूछ करके ये पूछ दिया जाएगा कि उसका खेल किससे संबंधित था। उसके बाद आप देखिएगा, भारतीय शटलर पीवी सिंधु जो है ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जेवलिन थ्रो में 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा के रहने वाली है, जेवलिन थ्रो करने का मतलब हिंदी में भाला फेंक, ठीक है। तो भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और एथलेटिक्स की किसी भी, ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, एथलेटिक्स की किसी भी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। वहीं पर बैडमिंटन में, ठीक है, कौन से खेल में? बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, तो इस बार पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती। और ये ओलंपिक में भारत की ओर से 2 मेडल जीतने वाले पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। ओके, आगे कहता है 41 वर्ष के अंतराल के पश्चात ओलंपिक हॉकी में कोई पदक जीतने में सफलता जहां प्राप्त की है। ओके, तो एक ये है कि भारत में अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी में आप देखेंगे कि ये जो पदक आया है हमारे पास, जो ब्रॉन्ज पदक आया हॉकी में, ठीक है, आपको मालूम होगा अगर आप मैच को फॉलो कर रहे होंगे तो, कि हॉकी में भारत ने ब्रॉन्ज पदक जीता था। तो ब्रॉन्ज के साथ ये 41 वर्षों का जो एक अंतराल था उसको फील किया है। 41 वर्ष पहले भारत ने कोई पदक जीता था, अब ये 41 वर्ष बाद ये भारत ने हॉकी में ब्रॉन्ज पदक जीता है। वहीं महिला जो है, महिला जो टीम है, जो हॉकी की महिला टीम है, टीम ने पहली बार सेमीफाइनल तक स्थान बनाकर इतिहास रच दिया, अर्थात सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया और उसके बाद आगे नहीं बढ़ सका। इतनी बातें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी थी। आगे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं आपके इजीनेस के लिए। अब देखिए कि इस बार भारत ने ओलंपिक के लिए जो अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था, इसमें टोटल अगर खिलाड़ी पूछता है, कभी कभी ऐसा सवाल आपको इनकाउंटर हो जाएगा, तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या भारत ने भेजा था 228। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ओलंपिक में भारत की ओर से कितने स्पोर्ट्समैन भाग लिए थे, तो 228, और जिसमें भारत ने कुल 18 खेलों में भाग लिया। तो टोटल ओलंपिक में 33 खेल था, उसमें से 18 में भारत ने भाग लिया था, राइट। तो टोटल ओलंपिक में कितने खेल का आयोजन पार्टिसिपेशन के लिए दिया गया था? 33, और उसमें से भारत ने कितना में हिस्सा लिया? 18 में हिस्सा लिया। ओके, और टोटल कितने मेंबर थे? तो 228, जो कि अब तक का सबसे बड़ा दल था। जितने भी ओलंपिक हुए उसमें अब तक का सबसे बड़ा दल गया था। ओके, इसके अलावे आपको मैं बता दूं कि एक चीज़ और जो यहाँ ध्यान में रखनी बात है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ये जापान पहली बार नहीं था कि जब ओलंपिक का आयोजन करवा रहा था अपने पास, ये दूसरी बार था। इससे पहले जापान ने 1964 में 18वां ओलंपिक था और ये 32वां ओलंपिक का आयोजन किया। तो आपको ध्यान में रखना है, जापान जो है ये 2 बार बन गया है आयोजन करने वाला देश। तो इससे पहले 1964 में करवाया था, जो कि 18वां ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में ही संपन्न हुआ था, और यह भी टोक्यो में, और ये कौन सा था? 32वां था। इतनी बातें याद रहेगी, गुड। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये देखिए थोड़ा सा इतिहास को आप पढ़ लीजिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन की अगर हम बात करें तो एथेंस में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में हुआ था। 2 विश्व युद्धों के कारण, अर्थात 2 वर्ल्ड वार के कारण 1916, 1940 और 1944
में ओलंपिक खेल नहीं हो सके थे। तो 1896 में पहली बार एथेंस में इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ था, लेकिन दो वर्ल्ड वार जो हुआ था, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, तो वर्ल्ड वार 1 के समय 1916 में इस गेम को रद्द कर दिया गया था। वर्ल्ड वार 2 के समय दो गेम को रद्द किया गया था, पहला 1940 वाला को और दूसरा 1944 वाला को। जैसा कि मालूम है वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था, 1939 से लेकर के 1945 तक। तो इसीलिए 1940 से लेकर के 1944 वाला जो गेम था उसको रद्द कर दिया गया। तो 3 जो गेम है और ड्यू टू विश्व युद्ध के कारण रद्द हुए। कौन कौन? 1916, 1940 और 1944। इसके अलावा मैं बता दूं कि 2 बार ये खेल हिंसा से प्रभावित हुए थे। पहली बार 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीन गोरिल्ला हमले में इजरायली टीम के 11 सदस्य मारे गए थे, और 1996 में अटलांटा खेलों में बम विस्फोट से एक व्यक्ति मारा गया और 111 जो है अन्य घायल हुए। तो 2 बार अन्य हमला के कारण यह खेल प्रभावित हुआ था। तो ये पूरा इतिहास आपके सामने दिया हुआ है। 1896 में पहली बार एथेंस जो कि ग्रीस में है वहाँ हुआ था, और 2020 वाला जो है टोक्यो जापान में है। और मालूम है आपको कि जो 33वां अर्थात 2024 वाला जो होने वाला है वो कहाँ है? पेरिस में आयोजित होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, कभी कभी मैस्कॉट के बारे में पूछ देता है, अर्थात शुभंकर, हिंदी में उसको हम बोलते हैं शुभंकर। तो शुभंकर के बारे में पूछ देता है। तो मिरई तोबा, ठीक है, क्या नाम था? मिरई तोबा, जो कि चमत्कार पर आधारित जापानी शब्द है जिसका नाम है मिरई तोबा, जो यह प्रेरित करता है कि अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर था, अर्थात मैस्कॉट कौन था? मिरई तोबा। तो इस बात को आपको ध्यान करना है। मिरई तोबा मैस्कॉट था इस बार ओलंपिक गेम्स का, अर्थात 32वां ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ उसका मैस्कॉट क्या था? मिरई तोबा। वहीं अगर पैरा ओलंपिक का आप मैस्कॉट की बात करेंगे तो उसका नाम था सोमेटी। क्या नाम था? सोमेटी। तो पैरा ओलंपिक का सोमेटी और ओलंपिक का था मिरई तोबा। तो इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा। कभी कभी मैस्कॉट से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, अर्थात शुभंकर से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि टोटल इस बार ओलंपिक में 33 खेलों का आयोजन किया गया था और उसमें भारत ने 18 में पार्टिसिपेट किया था। और एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि 4 खेल को पहली बार इस बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। तो जो पहली बार किया गया है उसका तो नाम आप याद रखिएगा। वो कौन कौन से गेम है? स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, ये वाला पोर्शन को याद रखिए, ठीक है। 4 खेल कौन कौन है? स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और आपके कराटे। ये 4 ऐसे गेम्स थे जिसको पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके अलावा बेसबॉल को 13 वर्ष के गैप के बाद फिर से टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा इस पर। इसके अलावा आपको ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द जो टोटल 33 गेम्स कौन कौन से थे, इसको वैसे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस एक बार अगर गो थ्रू होना है तो हो लीजिए। और इसके अलावा इफ़ यू वांट टू रीड आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ देखिएगा, रसिया ओलंपिक कमेटी, ये जो है थोड़ा सा न्यूज़ में था। इस बार रसिया अपने देश के झंडा तले पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि उस पर बैन लग गया था ओलंपिक गेम स्टार्ट होने से पहले। कुछ उसके खिलाड़ी डोप टेस्ट वगैरह और कुछ में फंसे थे तो उसमें उसको बैन लग गया था, ठीक है। तो रूस खेल अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए 2021 तक प्रतिबंधित होने के कारण यह अपने ध्वज तले इस ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो रूस पर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में भागीदारी लेने के लिए 2021 तक प्रतिबंधित होने के कारण यह अपने ध्वज तले इन ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकता था, तथा रूसी ओलंपिक समिति नाम से उसने इस खेल में भाग लिया था। तो याद रखना है आपको क्या कि रूस ने किस नाम से ओलंपिक 2020 अर्थात टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। तो उसका नाम है ROC अर्थात रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से। और आप आगे देखेंगे कि रसिया ने इस बार 5वां पोजीशन स्थान हासिल किया है। और रसिया ने किस नाम से पार्टिसिपेट किया था? रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से, ओके। और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न एक ये है कि भारत तो 7 मेडल जीता, जिसमें एक आपके गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। तो भारत का पोजीशन क्या रहा? तो भारत का पोजीशन रहा 48वां। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 48वां भारत का पोजीशन रहा। तो 48th पोजीशन भारत ने इस पूरे मैच में, भारत का जो पोजीशन था वो 48 था। सो 204 कंट्री टोटल पार्टिसिपेट किए थे, उसमें भारत का पोजीशन 48 है, ओके। अब ये आप यहाँ पर प्रमुख टीम स्पर्धाओं के विजेता के नाम आप देख सकते हैं कि हॉकी में कौन जीता, बास्केटबॉल में कौन जीता, हैंडबॉल में कौन जीता, फुटबॉल में कौन जीता है, बेसबॉल वगैरह में। तो हेयर यू कैन सी द नेम। अब यहाँ देखिए टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका की अगर हम बात करें तो पहले 10 कंट्री की अगर हम बात करें तो पहला टॉप 3 की हम बात करते हैं। 10 कंट्री भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में नंबर 1 पर अमेरिका रहा, जिसने टोटल 113 पदक जीता। और उस 113 में 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 जो है कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इतनी बातें आपको ध्यान में आई। तो अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीता। उसके बाद चीन का नंबर आया और चीन सेकंड पोजीशन पर
उसके बाद थर्ड पोजीशन पर जापान रहा। तो फर्स्ट टॉप 3 में अमेरिका, चीन और जापान, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, अमेरिका, चीन और जापान। और 48वां पोजीशन पर कौन रहा? भारत। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पॉइंट से इतना ही जानना है। एक चीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रशियन ओलंपिक कमेटी, इसका ध्यान रखिएगा, इसका नाम कि रूस ने रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उस पर 2021 तक बैन लगा हुआ था। आगे देखते हैं। और ये टोटल जो गेम था वो कितने दिनों तक चला? 17 दिनों तक चला था। ये जो गेम है वो कितने दिनों तक चला था? 17 दिनों तक चला था। अब यहाँ आप अपने खिलाड़ी का नाम, अर्थात भारत के जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से खेल में, कौन से सेक्टर में पार्टिसिपेट किए थे, आइए देख लेते हैं उसको एक नज़र। नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। मूलतः ये पानीपत से हैं और इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता और ये मूलतः कहाँ के हैं? पानीपत के हैं, राइट। तो पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। वहीं अगर मीराबाई चानू की बात करें तो भारत की ओर से पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू ही बने थे। और ये वेट लिफ्टिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारोत्तोलन, ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग को हिंदी में बोलते हैं भारोत्तोलन, और उसी में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो भारत की ओर से अगर पूछता है कि भारत की ओर से पदक जीतने वाले, ठीक है, कोई भी पदक जीतने वाले टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन खिलाड़ी बने, तो उनका नाम है मीराबाई चानू और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। याद रहेगा? ओके। अब ये रहने वाली कहाँ की है? ये मणिपुर की रहने वाली हैं, ठीक है। और इन्होंने 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम, टोटल 200 केजी का वजन उठाकर ये इन्होंने जीता था। उसके बाद मैं बता दूं कि 21 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत ने भारोत्तोलन में कोई ओलंपिक पदक जीता है। मीराबाई चानू से पूर्व सिडनी ओलंपिक जो कि 2000 में हुआ था, भारत के कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक भारोत्तोलन में जीता था। तो वेट लिफ्टिंग में जो एक पदक था वो कर्णम मल्लेश्वरी के नाम से था और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक में। सिडनी ओलंपिक 2000 में जो आयोजन हुआ था उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसके बाद मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल इनकैश किया इस टोक्यो ओलंपिक के 2020 में। और जो टोटल वर्षों के अगर अंतराल की हम बात करें तो 21 वर्ष बाद ये पदक आया है। तो 2 का नाम आपने देख लिया। इसके बाद आप देखिए तीसरा खिलाड़ी का नाम है रवि दहिया। कुश्ती में इन्होंने रजत पदक, तो खेल का नाम याद रखिएगा, जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, वेट लिफ्टिंग में आपका नाम आ गया मीराबाई चानू और जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं रवि दहिया। कुश्ती में इन्होंने रजत पदक जीता। तो रजत पदक 2 था, गोल्ड मेडल हमने 1 देख लिया, रजत पदक 2 था, एक तो मीराबाई चानू और दूसरा रवि दहिया। तो रवि दहिया रेसलिंग में अर्थात कुश्ती में, और ये भी हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। तो इन्होंने भी, जो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं, और इन्होंने रवि दहिया ने रजत पदक जीत लिया है। तो इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बजरंग पुनिया, इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता, हरियाणा के ही, और ये भी हरियाणा के ही हैं। तो कुश्ती में दबदबा है हरियाणा का। ठीक है, और इवन अगर हम बोले इस पूरी स्पोर्ट्स में, तो पूरे स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज है। तो बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक जीता। इसके बाद अन्य खिलाड़ियों के नाम की अगर हम बात करें तो पीवी सिंधु बैडमिंटन में, ब्रॉन्ज मेडल में आपने बजरंग पुनिया का नाम देखा। कुश्ती में पीवी सिंधु बैडमिंटन में, ये भी इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। ये है पीवी सिंधु और इन्होंने कांस्य पदक जीता। एक है लवलीना, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, लवलीना, ये है आसाम की, और लवलीना ने भी कांस्य पदक जीता और ये बॉक्सिंग में जीता है। ठीक है, तो लवलीना का खेल बॉक्सिंग है और इन्होंने बॉक्सिंग में लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावे अब 3 आपने देख लिया ब्रॉन्ज मेडल, कौन कौन? बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु और लवलीना। लवलीना आसाम की रहने वाली हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन, लवलीना मुक्केबाजी और बजरंग पुनिया कुश्ती। तो 3 मेडल आपने ब्रॉन्ज में जीत लिया। चौथा जो है हॉकी में आया था। तो टोटल जो है 41 वर्षों के बाद ये हॉकी में पदक आया, तो टोटल 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह से पूरा लिस्ट रहा आपका। तो अब तक जो न्यूज़ था ओलंपिक से वो कवर होता है यहाँ पर। अब आइए झटाझट देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या और न्यूज़ बचे हुए हैं। सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता है। ये होता क्या है? अनेक तरह के लेन देनों के लिए कुछ देशों में केंद्रीय बैंकों ने अपनी स्वयं की डिजिटल करेंसी भी जारी की है, जो भौतिक मुद्रा के बराबर है अर्थात समतुल्य है। ऐसी ही डिजिटल करेंसी भारत में भी शुरू करने का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है। अभी आया नहीं है, विचाराधीन है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, सीबीडीसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, नेक्स्ट। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड के नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट के अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अगला हम बात करें तो पीयूष गोयल अब राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नामित किए गए हैं। तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल हैं। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, वाइस एडमिरल
S.N. घुरमाड़े नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, वाइस एडमिरल S.N. घुरमाड़े नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। तो इनका भी नाम याद रखिएगा कि हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है, तो वाइस एडमिरल S.N. घुरमाड़े ये नेवी के उप प्रमुख बने हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आपके, ये BHP विश्व हिंदू परिषद वगैरह संगठन से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उतना। दीपक दास, इनका नाम शायद मैंने जब करंट अफेयर्स स्टडी का करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था। दीपक दास वित्त मंत्रालय के तहत नए महालेखा नियंत्रक बने, अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है दीपक दास का। तो वित्त मंत्रालय के तहत ही है ये, और कौन किस पोस्ट पर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के रूप में दीपक दास का नियुक्ति किया गया है। तो ये तो था अपॉइंटमेंट से संबंधित न्यूज। अब हम चलते हैं, कुछ देख लेते हैं अवार्ड्स। तो अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो कान फिल्म महोत्सव, कभी प्रश्न ऐसा कान फिल्म महोत्सव से नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक बार देख लीजिए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो जूलिया डुकोरनाउ। ठीक है, तो जूलिया डुकोरनाउ को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कान फिल्म महोत्सव में जूलिया डुकोरनाउ को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अब जो आपको ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र भूषण से किसको सम्मानित किया गया है, तो आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था जुलाई 2021 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे जी हैं। आगे बात करते हैं, अगला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, पुणे में है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं साइरस पूनावाला, और उन्हीं को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और यह कहने की बात नहीं है कि उनको किस लिए दिया गया है, यह पुरस्कार कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कोविशील्ड टीके के उत्पादन में उनके योगदान के लिए यह लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला को दिया गया है। अब यहाँ देखिए, रेजिग्नेशन और डिसमिसल की बात करें तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर, आपको एक फुल फॉर्म जो हाईलाइट किया गया है, यूनिसेफ। कभी कभी यूनिसेफ का फुल फॉर्म एग्जाम में मिल जाएगा आपको। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये हाईलाइट कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, अर्थात संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। पर्सन इन द न्यूज की अगर हम बात करें तो बिल गेट्स व मेलिंडा फ्रेंच हाल ही में न्यूज में थे। अब ये न्यूज में क्यों थे, तलाक ले लिए हैं। ठीक है, तो 27 वर्षों बाद लगभग आप देख सकते हैं को विवाह के 27 वर्षों बाद इन्होंने आपसी तालमेल के साथ इन्होंने अपना तलाक लेने का फैसला लिया था। और मैं आपको बता दूं कि 2019 से बड़े मतलब हाई प्रोफाइल में तलाक लेने वाले ये दूसरे व्यक्ति बन गए। इनसे पहले अमेजन के संस्थापक रहे जेफ बेजोस। ठीक है, तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस व मैकेंजी बेजोस ने 2019 में ये लिया था। तो आप देख सकते हैं, तो अमेजन के, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको इनका तलाक ध्यान में नहीं रखना है। क्या मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा कि आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अमेजन का संस्थापक आपसे पूछ दे तो वो कौन है, ये ध्यान में रखना। तो अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, इनका नाम याद रखिए। जेफ बेजोस जो है अमेजन के संस्थापक हैं, और वहीं जो बिल गेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है। बस ये इसलिए मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा था। मान कौर देखिए, 105 वर्षीय वयोवृद्ध एथलीट मान कौर जो चंडीगढ़ की रहने वाली थी, इनका निधन हो गया हाल ही में। तो ये डेथ से न्यूज़ में था। 105 वर्षीय वयोवृद्ध, इन्होंने 93 वर्ष की उम्र में पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और 2007 में इन्होंने कोई पदक जीता था एथलेटिक्स में। ठीक है, मान कौर चंडीगढ़ की रहने वाली। यशपाल शर्मा, आपने नाम सुना होगा, इनका योगदान क्रिकेट से है। तो भारत के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। तो कभी कभी इस टाइप का प्रश्न पूछता जाता है कि हाल ही में इनका निधन हुआ है यशपाल शर्मा जी का, तो इनका संबंध किससे था, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो यशपाल शर्मा जी का संबंध था क्रिकेट से। वीरभद्र सिंह, ये हिमाचल के पूर्व CM रहे थे और पूर्व मुख्यमंत्री ऑफ हिमाचल, इनका हाल ही में निधन हो गया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा हिमाचल के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 8 जुलाई 2021 को शिमला में एक अस्पताल में निधन हो गया। पद्मा सचदेवा, तो हिंदी और डोगरी, ठीक है, तो हिंदी और डोगरी के प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री पद्मा सचदेवा का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो पद्मा सचदेवा का संबंध किससे है, तो हिंदी व डोगरी के प्रसिद्ध लेखिका थे ये। अगर अब हम बात करते हैं ईयर डेज और वीक की, तो महत्वपूर्ण ईयर डेज और वीक में सबसे पहला है 1 जुलाई। जो मैंने आपको टिक लगाया है बस उस पर ज़्यादा फोकस करना है, रेस्ट ऑल यू कैन रीड। तो यहीं से प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो टिक लगाया हुआ है। तो 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई 1955 में आपको मालूम होगा कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक। 1 जुलाई को अन्य के रूप में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। नेशनल जो चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम जो टिक किए हैं उसको कवर करेंगे, बाकी वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं एक बार। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है 18 जुलाई को। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है
आपको मालूम है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को हुआ था। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई को चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य के कदम पड़े थे, इसलिए 20 जुलाई को उस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो चंद्रमा पर मनुष्य के कदम पहली बार जो पड़ा था 20 जुलाई 1969 को ही। और जब अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग व दूसरा व्यक्ति कौन था, एडविन एल्ड्रिन, चंद्रमा की सतह पर उतरे था। तो चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति जो उतरने वाले थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। इनका नाम याद रखिएगा। नील आर्मस्ट्रांग का नाम आपको याद होगा, दूसरा व्यक्ति का नाम भी याद रख लीजिए, एडविन एल्ड्रिन। चलिए 26 जुलाई की अगर हम बात करें तो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको मालूम है कि कारगिल की घटना कब हुई थी, 1999 में हुई थी। और इसी के विजय के उपलक्ष्य में, अर्थात कारगिल विजय के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 28 जुलाई। तो 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको मालूम है कि टोटल विश्व में बाघों की संख्या 3900 है, अर्थात 3900 बाघों की संख्या, उसमें से 70%, लगभग 70% जो बाघ हैं वो भारत में हैं। अगर हम 2018 की जनगणना की बात करें तो उसके हिसाब से 2967 बाघ जो है भारत में हैं। 30 जुलाई विश्व मानव तस्करी दिवस, अर्थात वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो किसी व्यक्ति को अपहरण करके इधर से उधर भेज देना, ये ट्रैफिकिंग होता है। तो 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, मानव तस्करी निषेध। ठीक है, अब आइए बुक्स के थोड़ा बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला होम इन द वर्ल्ड, यहाँ देखिएगा, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर जो है अमर्त्य सेन का लिखा हुआ है। तो आप इनका याद रखिएगा नाम, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर दैट वाज रिटन बाय अमर्त्य सेन। अगला है माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये इंदिरा नूई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग थ्रू न्यू अर्थ, ये है जतीश चंद्र मोहंती के द्वारा। टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, तो टेल्स फ्रॉम माई हार्ट जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। द रिमूव्ड पुस्तक जो है ब्रैंडन हॉब्सन के द्वारा लिखा गया है। और वहीं द काइस्टेड लाई, ठीक है, द काइस्टेड लाई जो है नेसी जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। चाइना रूम जो है, चाइना रूम किसके द्वारा लिखा गया है, संजीव सहोता के द्वारा लिखा गया है। तो संजीव सहोता के द्वारा चाइना रूम लिखा गया है। आगे की अगर हम बात करें तो कुछ एक्सीडेंट का न्यूज दिया गया है। आपको हेडलाइंस में बता देता हूं कि इराक के अस्पताल में कोरोना वार्ड में आग लगने से 12 लोगों की मृत्यु हो गई। नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट अगर इराक में हुआ है तो आपको इराक की राजधानी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। थल सेना का हेलीकॉप्टर पठानकोट के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ का जो एरिया है। तो एक जो यहाँ देखिएगा, आपको मैंने हाईलाइट किया था, ये गिरा था रंजीत सागर डैम की झील के पास। तो रंजीत सागर डैम जो है वह कहाँ पर है, तो रंजीत सागर डैम की जो झील है वो है जम्मू कश्मीर में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, रंजीत सागर डैम जो झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए अब मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में आपको जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइजेस की बात की गई है। भारत व रूस के संयुक्त सैन्याभ्यास एक्सरसाइज जो है इंद्र 2021 और इंद्र नेवी 2021। तो इंद्रा एक्सरसाइज है भारत और रूस के बीच होता है। ठीक है, तो एक इंद्रा नेवी है और एक इंद्र है। तो एक आर्मी के साथ एक नेवी के साथ ये एक्सरसाइज हुआ था, और ये दोनों इंद्र एक्सरसाइज जो है भारत और रूस के साथ होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं जो कवर करने वाला हूँ, यहाँ देखिएगा, बच्चों में मूलभूत साक्षरता गणना कौशल के विकास हेतु निपुण कार्यक्रम चलाया गया है। तो निपुण, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना कि निपुण कार्यक्रम किस लिए चलाया गया है, बच्चों में मूलभूत साक्षरता गणना कौशल के विकास हेतु। तो निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है, निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये उसका फुल फॉर्म होता है। इसको लॉन्च कब किया गया था, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 5 जुलाई 2021 को। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था 3 से 9 वर्ष के आयु वाले बच्चों को सीखने की जरूरतों को पूरा करना। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है निपुण के बारे में, राइट। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, ओके, AI फॉर ऑल की शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल होने पर किया गया था। तो उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सभी को जानना चाहिए, तो ये उन्होंने लॉन्च किया था। आगे जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ये एक है बोल्ड योजना। अब ये बोल्ड योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझिए, इंपॉर्टेंट है। तो बोल्ड योजना का संबंध किस राज्य से है, पहला प्रश्न तो यही है। तो बोल्ड योजना की जो संबंध है वो राजस्थान से है। अब ये है क्या, बोल्ड का फुल फॉर्म समझिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ओके, अब इसमें क्या है, मरुस्थलीय, जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान में मरुस्थल सबसे ज़्यादा है
और इस मरुस्थली को कम करने के लिए आजीविका के तहत अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से शुष्क भूमि में बोल्ड परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? केवीआईसी के द्वारा, अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा 4 जुलाई 2021 को किया गया है। अब इसका बेसिकली उद्देश्य मालूम चल गया होगा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए बांस के वृक्ष लगाने की खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की बोल्ड योजना। तो बोल्ड योजना जो है राजस्थान में केवीआईसी अर्थात खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए बांस के वृक्ष को लगाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। आगे है एक्सपो 2020, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो एक्सपो 2020 है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा और भारत सहित 192 देश इस वर्ल्ड एक्सपो में भाग लेंगे। तो एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। अब इसका थीम की अगर हम बात करें तो इसका थीम है जो एक्सपो 2020 जिसका आयोजन 2020 में किया जाएगा, उसका थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, थीम कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है ऑटो एक्सपो 2022 का आयोजन जो है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर के तत्वाधान में भारत में ऑटोमोबाइल्स की सबसे बड़ी प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो का आयोजन 2 वर्ष के अंतराल पर होता है और इसको जो 2022 में होना था उसको कैंसिल कर दिया गया है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ईवी एक्सपो 2021। तो ईवी क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 11वीं प्रदर्शन ईवी व्हीकल्स अर्थात ईवी एक्सपो 2020 जो 2021 है उसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 6 से 8 अगस्त को संपन्न हुआ। ओके, तो ये तो थे सारे जो वर्तमान के परिदृश्य के जो न्यूज़ थे। अब आते हैं हम बात करते हैं आर्थिक परिदृश्य की। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जनरली ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है इस सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए अगर समय है तो आप पढ़िए इसको और जो जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उन सारे पॉइंट को मैं इसमें कवर करता हूँ। आइए आर्थिक परिदृश्य की अगर बात करें तो सबसे पहला न्यूज़ है 2021-22 की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल जून 2021 में भारत के वस्तुगत विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े फाइनल आया है। अब इस फाइनल आंकड़े में क्या है? 2021-22 की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल जून 2021 में भारत के वस्तुगत विदेशी व्यापार का अंतिम जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें देखिए क्या आपको जानना है कि वैश्विक मंदी व कोरोना संक्रमण के चलते भारत के वस्तुगत निर्यात में 7.26% की गिरावट तथा आयातों में 18.02% की गिरावट जहां पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 में रही थी, वहीं 2021-22 में पहली तिमाही में देश के वस्तुगत निर्यातों में 85.88% की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये एक डाटा दिया गया है, उसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से समझाने का प्रयत्न करूँगा कि यहाँ देखिएगा, ये देखिए एक डाटा है भारत का वाणिज्यिक व्यापार के अगर हम डाटा की बात करें सो ये जो डाटा है ये जून 2020 का है, ये वाला जून 2020 का है और ये डाटा आपको जून 2021 का। तो कंपैरिजन किया गया है कि जून 2020 में क्या रहा और जून 2021 में क्या रहा। तो यहाँ देखिएगा कि निर्यात में ये जो पूरा दिया गया है डॉलर में इतने अरब डॉलर का था और उसी तरह से आयात का यहाँ दिया हुआ है। तो जून 2020 की अगर हम बात करें तो 21.91 और वहीं जून 2021 की अगर बात कीजिएगा तो 32.50 का। तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद पूरा इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। यहाँ फिर निर्यात में यहाँ देखिएगा 2020-21 और ये तो निर्यात आयात और यहाँ निर्यात आयात का देखिए ये जून और यहाँ ये 1 साल का है, पूरे 1 ईयर का ये पूरा ये डाटा है और ये तिमाही का है। अप्रैल जून जो तिमाही है उसका ये कंपैरिजन किया गया है, अर्थात अप्रैल जून 2020-21 और अप्रैल जून 2021-22 का जो कंपैरिजन है उसका यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आइए एक बार थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या है, समझ में आएगा आपको क्या ध्यान में रखना है। डाटा जनरली एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस आपको बस ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से डाटा आपको पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष मालूम है कि अप्रैल से लेकर के कब तक, मार्च 31 तक, तो ये आपका वित्तीय वर्ष हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए एक टर्म है ट्रेड डेफिसिट, उसको समझिएगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, व्यापार घाटा क्या होता है। तो जो इंपोर्ट होता है और जो एक्सपोर्ट होता है तो उसके अंतर को हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। यानी अगर आपका एक्सपोर्ट यानी इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, इस तरीके से आप यहाँ लिख के समझिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट आई फॉर इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यही होता है आपको ट्रेड डेफिसिट। तो अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है तो यानी ट्रेड
सरप्लस है, और अगर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो यानी ट्रेड डेफिसिट है, यानी घाटे में आप चल रहे हैं, व्यापार का घाटा चल रहा है। यही होता है ये टर्म का मतलब। अब आपको मैं बता दूं कि ये न्यूज़ बेसिकली है क्या। ये एक डाटा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 2021-22 की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल जून में देश के वस्तुगत निर्यातों में 85.88% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2019 में भारत के वस्तुगत निर्यात जहां 80.91 अरब डॉलर थे, वहीं अप्रैल जून 2020 में यह 51.32 डॉलर थे। तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ये डाटा आपसे नहीं पूछेगा, बस सिर्फ जानकारी के लिए आपको पढ़ना है। तो जो बातें आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया कि एक ट्रेड डेफिसिट एक टर्म था, उसको मुझे बताना था, तो वो आपको बता दिया। चलिए अब ये अगला न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट प्लान जो है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट जो प्लान है उसको किसके अंतर्गत ले आया गया है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ले आया गया है। तो अब हम देखेंगे कि पहले किस मंत्रालय के अंतर्गत था और अब कौन से मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। तो सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी विनिवेश कार्यक्रम अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज डीपीई को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डीपीई को अब वित्त मंत्रालय के अधीन जुलाई 2021 में कर दिया है। ओके, और ये पहले किसके अंतर्गत था? पहले था यह विभाग जो था भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के अधीन था। सो ये जो डीपीई था, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस जो था, पहले ये किस मंत्रालय के अधीन था? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के अधीन था। अब इसको वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। ओके, याद रहेगा किस मंत्रालय को कर दिया गया है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत किस विभाग को? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस को। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस अर्थात सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। किस मंत्रालय से हटा करके? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस से हटा करके। तो इसके हटने के बाद इसका नाम भी चेंज हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस का जो नाम है, अब ये क्या रह गया है? सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? अब इसका नाम रह गया मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज रह गया। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो पब्लिक इंटरप्राइजेस था वो हट गया और अब सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इसका नाम रह गया। तो अब जो चेंजेज हुआ वो क्या हुआ? पहले वित्त मंत्रालय में 5 विभाग थे, अब जब डीपीई आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज आ गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के आने के बाद अभी टोटल 6 विभाग जो है इसमें हो गया। किसमें? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। तो वो कौन कौन से मंत्रालय हैं? क्वेश्चन जो है आप जनरली यूपीएससी वगैरह में इस टाइप के प्रश्न देख सकते हैं, मिलेगा आपको कि कौन सा विभाग जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो एक बार नजर दौड़ा लीजिए। आर्थिक मामलों का विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। राजस्व विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हियर यू कैन सी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अर्थात व्यय विभाग भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। वित्तीय सेवा विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। निवेश एवं सार्वजनिक प्रबंध विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में दीपम भी बोलते हैं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और अब छठा जो हो गया है वो सार्वजनिक उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको याद रख लीजिएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का गठन भी किया है अलग से, और ये गठन जुलाई 2021 में किया है। तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का गठन कब किया गया था? जुलाई 2021 में किया गया था। ओके, अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का गठन कब किया गया था, तो जुलाई 2021 में किया गया था। 2020 अगला जो न्यूज़ है 2020-21 में बागवानी उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान। तो अनुमान से आपको संबंधित नहीं है जो न्यूज़ है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो मैं आपको हाईलाइट कर दिया हूँ। वो क्या है? सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अर्थात बागवानी फसल। तो बागवानी फसल के अंतर्गत आते क्या है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए, बागवानी फसल के अंतर्गत आता है फल, सब्जी, मसाला व फूल का उत्पादन। ये वाला न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत कौन कौन आता है? फल, सब्जी, मसाला और फूल के जितने भी खेती होते हैं, दिस ऑल कम्स अंडर द हॉर्टिकल्चर। ओके, थोड़ा सा बस आप जान लीजिए कि बागवानी उपजों के अधीन बुआई क्षेत्रों में 2.8% की वृद्धि हुआ है। तो अगर इस टाइप का स्टेटमेंट कभी कभी जो है यूपीएससी देता है कि हाल ही में यह देखा गया है कि बुआई जो बागवानी क्षेत्र है, बागवानी जो उपज है उसके क्षेत्रों में कमी हुई है, उसके उपज में कमी हुई है, इस टाइप के प्रश्न बना दिया जाता है। तो उससे काउंटर करने के लिए ये आपको जानना चाहिए। बेसिकली अगर आप एसएससी बीपीएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्या जानना चाहिए? बागवानी उत्पादों में कौन कौन से
फसल आते हैं तो फल, सब्जी, मसाला व फूल आता है। चलिए, ये पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है कि बागवानी में कौन कौन से फसल है और उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये अग्रिम अनुमान है। इसके बाद जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है कृषि के विकास एवं कृषकों के आय को बढ़ावा के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर इस तरीके से फॉर्मुलेट करता है अगर मेंस में, चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हो या बीपीएससी का दे रहे हो, तो क्वेश्चन इस तरीके से मेंस में फॉर्मुलेट करेगा अगर कि क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, अर्थात आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए किस चीज का, भारत सरकार के द्वारा किसानों के आय को दोगुना करने के लिए उठाए गए कदमों को। तो आपको सारी चीजों को लिखना पड़ेगा, या क्वेश्चन इस तरीके से बना दे कि भारत सरकार के द्वारा किसानों के आय को दोगुना करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम लिए गए। तो आइए देख लेते हैं एक नज़र में कि देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। और किसानों को पूरक तो ये जो इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया गया है सरकार के द्वारा उसको एक बार देख लीजिए। पीएम किसान योजना आपको मालूम है 2019 में शुरू किया गया था, और इस पीएम किसान योजना के तहत क्या किया जाता है, किसानों को पूरक आय प्रदान करने तथा खाद, बीज आदि कृषिगत जरूरतों को पूरा करने में मदद के तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अर्थात जिसको हम बोलते हैं पीएम किसान योजना की शुरुआत की गई थी 2019 में, जिसके तहत कुछ के उच्च आय के मानक पूरा करने वाले किसानों को छोड़कर अन्य सभी किसानों को 6,000 की वार्षिक मदद, जो कि तीन इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, जो कि 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट में, अर्थात टोटल 6,000 रुपया दिया जाता है। तो ये पीएम किसान योजना जो कि 2019 में शुरू किया गया था। उसके अलावा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ये भी वर्ष 2019 में आप देखेंगे सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। तो विशेषतः छोटे एवं सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अन्य प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत कवर किए गए किसानों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात 3,000 प्रति माह का पेंशन उपलब्ध कराया जाता है। तो पीएम मान किसान योजना में पेंशन दिया जाता है 3,000 का 60 वर्ष की उम्र के बाद। आगे अगर हम बात करें तो फसल बीमा योजना की, अगर हम बात करें तो फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था, और इसके तहत फसलों का बीमा किया जाता है कम प्रीमियम के। एमएसपी की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है किसानों के आय में वृद्धि के लिए 2018-19 से रबी व खरीफ की उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी इस प्रकार निर्धारित किया जाता है ताकि उपज की उत्पादन लागत का कम से कम 150% मूल्य किसानों को प्राप्त हो सके, और सरकार का टारगेट है कि इसको 150 को 200 गुना करना है, अर्थात दुगुना लाभ प्राप्त हो सके। अगला वर्तमान में कितना है, 150 गुना यानी 1.5। अगला है सॉइल हेल्थ कार्ड अर्थात मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाना, और उसके बाद है सिंचाई के पानी के अनुकूल इस्तेमाल के द्वारा कृषि के आगत लागत क्या होता है, इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाना। अब ड्रिप सिंचाई क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, डीप इरिगेशन क्या होता है कि जैसे यहाँ कोई फसल लगा हुआ है तो इसके जड़ में पानी देना, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से पंप बिछा होता है और इस तरह से पानी वही टारगेट करना जहाँ पर पौधा हो, वेस्टेज नहीं करता, दिस इज कॉल्ड डीप इरिगेशन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। एक होता है स्प्रिंकल वाला, आपने देखा होगा कि इस तरह से फुहारे छोड़ते रहता है, ये ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन के तहत इसके तहत कहा जाता है कि प्रत्येक बूंद पानी से अधिक पैदावार अर्थात पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका टैगलाइन है ड्रिप इरिगेशन का। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना का प्रारंभ करना। ई नाम पोर्टल आपको मालूम ही होगा, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ई नाम पोर्टल शुरू किया गया था। इसके बाद आपको मालूम है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन किया गया, और उसके बाद बांस को वृक्ष की परिभाषा से अलग कर दिया गया। अब वृक्ष की परिभाषा से अलग करने से क्या होता है कि ये अब उसको काट सकते हैं, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इनको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अदरवाइज अगर वृक्ष की डिफिनीशन में रहता तो ये क्या होता है कि बहुत इनको झमेला होता। अगला है कृषिगत आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं पीएम आशा योजना। तो पीएम आशा योजना किसके लिए है, कृषिगत आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन को बागवानी से संबंधित विकास के लिए शुरू किए गए मिशन, MIDH इन शॉर्ट बोल सकते हैं आपको, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर। और ये किस लिए शुरू किया गया है MIDH, ताकि शहद के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। तो याद रखिएगा कि पर्पस किसका क्या है। अगर प्रधानमंत्री मानधन योजना है तो उसको किस लिए दिया गया है, पीएम किसान योजना है तो वो किस लिए है, पीएम आशा योजना है तो उसका पर्पस क्या है, MIDH है तो उसका पर्पस क्या है, ये सारे का पर्पस आप जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में यही पूछने वाला आपसे, कब लॉन्च किया गया, पर्पस क्या है, ये दो चीज मालूम हो गया तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे।
इसके अतिरिक्त आपको मैं बता दूं कि उपरोक्त के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड ई नाम को सुदृढ़ करने के लिए 2,000 करोड़ के एग्री मार्केटिंग फंड तथा कृषिगत आधारित संरचना की सुदृढ़ता के लिए 1 लाख करोड़ की कृषिगत आधारित संरचना निधि अर्थात एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सृजन सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये सारे स्टेप्स थे जो कि सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अब तक जो कदम उठाया था वो ये है। अगला न्यूज है प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के तहत क्या है, ये न्यूज में किस लिए है, ये उसको मैं बता दूं। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के तहत अब तक 64 लाख से अधिक माताओं का पंजीकरण कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि गर्भवती एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें 19 वर्ष से अधिक उम्र के टारगेटेड महिलाओं को उनके पहले जीवित प्रसव के समय कुल 5,000 रुपये का राशि 3 किस्तों में उनको दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, 5,000 रुपया राशि 3 किस्तों में दिया जाता है। और वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। तो इनका भी नाम याद रखना है कि वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। ये अगला न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर करते रहा हूँ। देखिए, लद्दाख हेतु बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की योजना का सरकार प्लान बना रहा है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अभी जो इरादा बना रहा है उसको छोड़ दीजिए। अगला देखिए, आईएमएफ ने 2021-22 में भारत में आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान को घटा दिया है। पहले जो फोरकास्ट किया था वो 12.5% का किया था, अब जो करके घटा के कर दिया है 9.5%। तो आपको ध्यान में बस ये रखना है कि हाल ही में आईएमएफ ने 2021-22 में भारत में आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को घटाकर 12.5 से कितना कर दिया है, तो 9.5 कर दिया है। कितना कर दिया है, 9.5 कर दिया है। तो ये पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं। 2020 में -7.3, 2021 जो 2020 है तो 2020-21 पढ़िएगा, जो जहाँ 2021 लिखा हुआ है वहाँ 2021-22 पढ़िएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 9.5% घटाकर पूर्वानुमान अपने पहले 12.5% किया था, उसको घटा करके अब 9.5% कर दिया है। ओके, याद रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। ये देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जुलाई 2021 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। और एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में और अन्य पीसीएस एग्जामों में भी ये पूछा जा चुका है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। आइए यहाँ देख लेते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारत के टोटल 7 कंपनी शामिल है और पिछले बार भी जब जारी हुआ था लिस्ट तो ये भी 7 ही था, इस बार भी 7 ही रह गया। तो फॉर्च्यून 500 है क्या, आपको ये जानना है। तो फॉर्च्यून 500 बेसिकली अमेरिका का एक मैगजीन है, वाणिज्यिक पत्रिका है और इसके अंतर्गत जो विश्व के ग्लोबल 500 कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो ग्लोबल 500 कंपनियों में भारत का मात्र 7 कंपनी शामिल है। सर्वाधिक कंपनी की बात करें तो सर्वाधिक कंपनी चाइना का है जिसमें 135 कंपनियां ने जगह बनाई है। वहीं दूसरे स्थान पर अमेरिका का आता है, 122 कंपनियां ने जगह बनाई है। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको याद रखना है इस न्यूज़ से कि फॉर्च्यून 500 इज अमेरिका के वाणिज्यिक पत्रिका है फॉर्च्यून 500। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। भारत की कितने कंपनियों का नाम फॉर्च्यून 500 में आया, तो 7। सबसे ज़्यादा कौन से देश का कंपनी है, तो चाइना। दूसरे नंबर पर अमेरिका, बस। अब इसके अलावा जो आपको अगर और जानना है तो आप ये देख सकते हैं, ये लिस्ट है जो भारत के 7 कंपनियां हैं। उसमें है रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम और राजेश एक्सपोर्ट्स। तो ये 7 कंपनियां हैं जिसको कि दिया गया और सबसे टॉप पर है आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्री, भारत की ओर से। राइट, तो ये तो थे लिस्ट जो कंपनियों का दिया गया था। अब इसके अलावा आप यहाँ देखिए टॉप 3 कंट्री कौन कौन है, तो चीन, अमेरिका और जापान। अब हम बात करते हैं नगद रहित और संपर्क रहित डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है ई रूपी। ये क्या है, दिस इज बेसिकली कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस। तो आजकल कोरोना के समय से ही कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस का प्रचलन बढ़ गया है, तो उसी को थोड़ा सा प्लान करने के लिए ई रूपी एक लॉन्च किया गया है। तो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस जिसका नाम दिया गया है ई रूपी, और ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था, 2 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई रूपी सॉल्यूशंस जो कि डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस है को लॉन्च किया गया है। और ये बेसिकली कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। तो ई रूपी क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए दिस इज कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस दैट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 2 अगस्त 2021।
दैट्स इट। भारत में जीबीए में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में योगदान, तो एक यहाँ पर एनएसओ ने डाटा जारी किया है। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय आय के संबंध में कोई जो डाटा है वो कौन जारी करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो एनएसओ ने अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक डाटा जारी किया है। उसने ये बताया है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में कृषि का क्या योगदान है, जीवीए में कृषि का क्या योगदान है वो दिया है। तो हेयर यू कैन सी कि 2018-19 में ये एक डाटा है। सो 2018-19 में 17.6% रहा था, 2019-20 में 18.4% और 2020-21 में 20.2% रहा था। इसके अलावा आप देखिए 2021-22 की तीसरी मौद्रिक नीति में भी प्रमुख बैंक दरें अपरिवर्तित रहा, अर्थात जो तीसरी मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और ये कब कब जारी किया जाता है? एटलीस्ट एवरी अल्टरनेट मंथ, अर्थात सेकंड मंथ। तो एवरी सेकंड मंथ में, तो ये तीसरा था, ठीक है। तो तीसरा मौद्रिक जो नीति जारी किया गया आरबीआई के द्वारा, तो उसमें भी प्रमुख जो दरें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात अपरिवर्तित रखा गया। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो ये प्रमुख दरें हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो 6 अगस्त 2021 की मौद्रिक नीति के तहत जो प्रमुख दरें हैं वो ये इस प्रकार हैं। रेपो रेट वर्तमान में है 4 रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 4.2%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अर्थात सीमांत स्थायी सुविधा 4.2%, CRR 4%, SLR 18%। तो ये रेट है, खास करके बैंकिंग वाले स्टूडेंट इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बताएं अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में, तो LIC में अब चेयरमैन का पद समाप्त हो गया है और इस चेयरमैन के पद पर अब क्या लेके आ गया है? MD और CEO का पद लेके आ गया है। MD और CEO का पद लेके आ गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आवर प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।